हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन एक एमसीक्यू टाइप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, जो परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में समझेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? क्या ज्ञात करना है? बल की दिशा। ठीक है ना, तो यहाँ ये जो फिगर है इसे समझते हैं। फिगर में क्या है? ये जो लाइनें हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लंबवत प्रवेश किया है, तब इस पर बल की दिशा क्या होगी? मैंने इसके लिए ये फ्लेमिंग के पामस का नेम यूज करेंगे अपन, जो यहाँ अपने बाएं हाथ बना रखा है। इसमें ये जो होती है अंगूठे के जस्ट बगल वाली फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और ये वाली जो अंगूठा है अपना फोर्स को शो करता है, और मिड फिंगर करंट को शो करती है। तो आप अपने बाएं हाथ को इस जैसा कि मैंने चित्र में बनाया है इस प्रकार से व्यवस्थित करो, तो आपकी जो उंगली है बी सॉरी आपकी जो उंगली है अंगूठे के बगल वाली और मध्य वाली उंगली मिड फिंगर और अंगूठा, उन्हें लंबवत व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जो संकेत उंगली है, ठीक है ना, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। इस प्रकार से होनी चाहिए, इन लाइनों के साथ होनी चाहिए बाएं हाथ की उंगली। ठीक है ना, तब आपकी ये जो है, ये जो मिड फिंगर है वो इस लाइन पर आ रही होगी। ठीक है ना, इस लाइन पर आ रही होगी, और अंगूठा आपका ऊपर की साइड में होगा। अंगूठा आपका ऊपर की साइड में। आप एक बार अपने बाएं हाथ को इस चित्र के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो अपनी अंगूठे के पास वाली उंगली है वो इन लाइनों के ऊपर रखिए। ठीक है ना, और ये वाली उंगली है तब इसके ऊपर आ जाएगी बाएं हाथ की उंगली, तब अंगूठा आपका ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, अगर हम इस हैंड को इस फिगर पर अप्लाई करें तब आपका अंगूठा कहाँ होगा? ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्शन करंट की होती है, और ये अभी हमने अप्लाई किया है तब ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में हो रही है। अपनी मिड फिंगर किधर हो रही है? ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है हमारी ये वाली उंगली उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना होगा? हमें धारा की दिशा में घुमानी है उंगली। इसका मतलब उंगली इस साइड में करनी है, हमें पीछे की साइड में। तो अपन जब उंगली को पीछे की साइड में करेंगे तो पूरा हाथ हमें घुमाना पड़ेगा, तो हमारा अंगूठा क्या कहाँ चले जाएगा? नीचे। आप सोच सकते हैं कि इस स्थिति में जब अपनी मिड फिंगर इधर है और तर्जनी इधर है, तब हमारा अंगूठा ऊपर है। जब अपन इसकी डायरेक्शन बदलेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, तो अंगूठा ऊपर की बजाय कहाँ चले जाएगा? नीचे। तो नीचे का मतलब है आप कागज पर फिगर बनाया है आपने, तो कागज के अंदर इसकी दिशा होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, कागज के भीतर होगी, फ्लेमिंग के बाम से। ठीक है ना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आप एक बार इस तरीके से अपने हाथ को अरेंज कीजिए, तब अंगूठा ऊपर आता है। और इस उंगली को हम डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो हमें अभी अभी ये जो है इस फिगर में इस साइड में है, इस साइड में। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा में गति जो हो रही है उस दिशा में। जब हम इस उंगली को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो हमारा हाथ घूम जाएगा, तो अंगूठा नीचे चला जाएगा, ऊपर की जगह चला जाएगा नीचे। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो शक्ति के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं, सभी को अपन लिख लेते हैं। P बराबर फर्स्ट होता है W/T, दूसरा होता है P बराबर VI। ठीक है ना, तीसरा होता है P बराबर I²R, चौथा होता है V²/R। ये हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? चार। ठीक है ना, ओवर के अपने पास चार फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला सही है, लेकिन ये गलत है। सॉरी सॉरी,
इसमें क्या दे रखा है, नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। तो अपना ये वाला फॉर्मूला सही है, ये नहीं है, तो ये भी है, ये भी है। तीन ऑप्शन इसमें अपने मैच कर रहे हैं जो शक्ति को रियलिटी में शो करते हैं, जबकि ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन अपन टिक मारेंगे, ठीक है ना। ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, इसमें यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को व्यक्त करता है। ऊपर क्या था, व्यक्त नहीं करता है, अब यहाँ पर क्या है, व्यक्त करता है। कौन सा फॉर्मूला व्यक्त करता है, तो अपन अभी ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हैं उसे मैच कराते हैं। ये फॉर्मूला शक्ति को व्यक्त नहीं करता है, ये नहीं व्यक्त करता है, और ये भी नहीं व्यक्त करता है, ये फॉर्मूला व्यक्त करता है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, ये दे रखा है ना, ये यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हम चारों फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो शक्ति का कौन सा फॉर्मूला है कौन सा नहीं है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद में अपन शक्ति की थोड़ी और बात करें। शक्ति वेक्टर है या स्केलर है, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल बट्टे सेकेंड, इस फॉर्मूले से आ जाता है, इस फॉर्मूले से क्या आ जाता है, जूल बट्टे सेकेंड। डब्ल्यू का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ठीक है ना। तो जूल बट्टे सेकेंड यहाँ पे क्या है, शक्ति का फॉर्मूला होता है, जिसे अपन डायरेक्टली वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है ना। शक्ति का एक और फॉर्मूला है एचपी, हॉर्स पावर। एक एचपी में कितने हॉर्स पावर होते हैं, 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, ठीक है ना। ये लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, ये बात नोट करने वाली है, -15। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो माइनस फोकस दूरी है, फोकस दूरी माइनस की है। तो अपन बात करें साइन कन्वेंशन की, लेंस और मिरर में जो साइन कन्वेंशन होते हैं उसे अपन दिमाग में रखें, तो हमें पता है कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, ठीक है ना। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए यू सॉरी यू वी एफ तीनों हम लगभग लगभग नेगेटिव लेते हैं। कौन सा लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो फोकस दूरी अवतल में हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है ना। और उत्तल में जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है, कॉन्वेक्स में, चाहे लेंस हो या मिरर हो, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उनमें फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। लेकिन अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों में माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों ही अपने लेंस क्या होंगे, अवतल होंगे। ये पहला ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ऐसा दर्पण जो वस्तु का सीधा और बड़ा, ये दिमाग में रखना है, सीधा और बड़ा, कैसा, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनना है, ठीक है ना। तो अपन सब की डिस्कस करते हैं, दोनों लेंस दोनों दर्पण की, ठीक है ना। देखो, उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। और इसके दो केस हैं, एक अनंत पर वस्तु रखी हो और एक निश्चित दूरी पर हो, निश्चित दूरी, ठीक है ना। दोनों ही सिचुएशन में जो
फिगर बनता, इमेज बनता है, इमेज, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनता है, वो सीधा, आभासी और छोटा बनता है, सीधा, आभासी, छोटा, उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें अपन, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में इसमें दो केस थे, लेकिन इसमें छह केस हैं। कितने केस हैं? छह, ठीक है ना, CASE, छह केस हैं। इनमें से पांच जो केस हैं, फाइव केसों में अ, उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक। लेकिन एक जो केस है, जब वस्तु P और F के मध्य रखी होती है, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, P और F के मध्य रखी होती है, तब सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, आभासी और बड़ा, सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या दे रखा है? सीधा और बड़ा। तो सीधा और बड़ा कौन बनाता है? कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण। छठवें केस में स्पेशल केस होता है, जब वस्तु P और F के मध्य रखी होती है। कहाँ रखी होती है? जब वस्तु P और F के मध्य रखी होती है, अवतल दर्पण के लिए वस्तु P और F के मध्य में रखी होती है, तब वो चित्र कैसा बनता है? सीधा और बड़ा बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण के केवल दो ही केस थे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु निश्चित दूरी पर हो। इसमें हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों केसों में, ठीक है ना, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में, वाहनों में उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्यों किया जाता है? इसके दो रीजन है। क्योंकि एक तो ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सदैव सीधा, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तथा इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? अधिक। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। दो रीजन है। वाहनों में उत्तल दर्पण इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होते हैं? वक्रित होते हैं, बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, इसीलिए इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अर्थात इनमें ज्यादा जगह का इमेज बनता है, ठीक है ना। तो ये उत्तल दर्पण को वाहनों में लगाने के दो कारण थे, ठीक है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगले क्वेश्चन है अपने, ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर अधिकतम और न्यूनतम बल कब कार्य करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई धारावाही चालक रखा है, L लंबाई है, I धारा बह है, और थीटा कोण पे रखा है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो फोर्स होता है वो होता है Fm बराबर ILV साइन थीटा, ILV साइन थीटा। अब आप डायरेक्टली समझ रहे होंगे कब अधिकतम लगेगा, कब न्यूनतम, क्योंकि साइन में सबसे बड़ा आंसर आता है वो 90 डिग्री पर आता है, और छोटा आंसर आता है वो 0 डिग्री पर आता है। तो जब ILV के साथ बड़ी संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, छोटी का गुणा करेंगे तो छोटा आंसर आएगा। तो 90 डिग्री पर बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना, अधिकतम बल लगेगा, और 0 डिग्री न्यूनतम। तो इसमें क्या गाय? अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम आता है 90 डिग्री पर, न्यूनतम आता है 0 डिग्री पर। अतः ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला अधिकतम बल है। तो आप समझ गए होंगे, अभी मैंने समझाया इसमें कि यहाँ 90 लगेगा ना, साइन 90, साइन 90 के बाद 1, तो फोर्स क्या आएगा? ILV। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है अपना कौन सा सही है? अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। अधिकतम बल कितना होता है? ILV। इसमें 90 डिग्री एंगल रखकर आ जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अधिकतम वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। क्या दे रखा है इसमें? 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति KWH की दर से 30 दिन का खर्चा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही डिवाइस है। जब ऐसे क्वेश्चन आए और उनमें बल्ब, फ्रीज, हीटर, पंखे आदि
डिवाइस जुड़े हों तो उन सभी की सबसे पहले पावर काउंट करते हैं, पावर कितनी है। यदि वो सभी बराबर बराबर समय यूज हो रहे हैं तब एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। लेकिन यदि डिवाइस अलग अलग समय तक यूज हो रही हैं तो फिर वो जितने डिवाइस हैं उतने टाइम अलग अलग सॉल्व करते हैं, उनका खर्चा निकाल के ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो एक ही डिवाइस है, फ्रिज है अपना, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, 30 दिनों का खर्चा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन गिवन में लिखते हैं क्या दे रखा है। पावर दे रखी है 400 वाट। ठीक है ना। और प्रतिदिन कितने घंटे यूज होता है, 8 घंटे प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है ये 30 दिन तक चलता है, 30 दिन। ठीक है ना। और रेट भी दे रखी है, 3 रुपए प्रति KWH। ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है PhD। PhD पावर इंटू एक दिन के घंटे 8 इंटू कुल दिन 30। तो सॉल्व करते हैं, 8 चौक 32, 32 96, 96,000 वाट घंटा। लेकिन रेट अपनी KWH में है तो अपन इसे KWH में बदलेंगे। KWH में बदलने पर 1000 का भाग लगाते, 96,000 KWH हो जाएगा। यदि इसमें 1000 का भाग लगा दिया जाए तो 96 KWH आता है। सॉल्व होकर कितना आता है, 96 KWH। खर्चा निकाल सकते हैं। खर्चा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊर्जा गुणा रेट, ऊर्जा गुणा रेट, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू रेट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी 96 KWH है और रेट है 3 रुपए। तो आंसर आता है 288 रुपए। ठीक, ठीक है ना। 30 दिन का ये खर्चा हो जाता है। इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइम सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं PhD से। जब ये आती है तो वो वाट घंटे में आती है। यदि रेट वाट घंटे में दे रखी होती है तो अपन यहाँ पे ही गुणा कर देते हैं रेट का। लेकिन यहाँ पर रेट KWH में दे रखी है तो हम वाट घंटे को पहले KWH में बदलते हैं, 1000 का भाग लगाकर, फिर रेट का क्या करते हैं, गुणा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है हीलियम का नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त को 2 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है पूरा। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ वृत्त के केंद्र पर मतलब कुंडली के केंद्र पर, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया है रेडियस दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 0.8 मीटर। ठीक है ना। और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है ना। कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, फॉर्मूला बी बराबर होता है म्यू 0 Ni/2r। ये फॉर्मूला होता है। तो एन यहाँ पर एक चक्कर दे रखा है, एक चक्कर, कितना चक्कर लगाना है, एक चक्कर। तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई बराबर होता है Q/T। ठीक है ना। हीलियम नाभिक है तो हीलियम नाभिक पर सिंबल क्या होता है, 2He4। तो यहाँ पर ये जो आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर NE से, Ne/T। एन कितना है, 2 है, इंटू ई की वैल्यू रख लेंगे बाद में अपन, और टी की वैल्यू दे रखी है 2। तो कुल मिलाकर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19। अब कूलाम नहीं लगाना, ये करंट है तो एम्पियर। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं बी सी। म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ इंटू एन की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.8। 8 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कट जाएगी। ठीक है ना। तब वैल्यू कितने आपके हैं, 4 गुणा 3.14, 19 और 7 कितने होते हैं, 10⁻⁻26 टेस्ला। ठीक है ना। यहाँ गुणा करते हैं, 14 चौक 56, 12, 12.56 इंटू 10⁻⁻26 टेस्ला। ठीक है ना। ये हो जाता है, इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो आपको इसमें दिमाग में क्या रखना है, माइंड में यही चीज बिठानी है कि यहाँ पर एक चक्कर लगाएं, कितना चक्कर लगाए तो एन बराबर 1 हो जाएगा। त्रिज्या दे रखी है, ठीक है ना, टाइम दे रखा है, एक चक्कर कितने समय लग रहा है, बी फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त मतलब कुंडली होगी, तो कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, म्यू जीरो एन एवरेट हुआ। तो म्यू जीरो में आता है, एन आता है, ई निकाल लेंगे अपन, आई निकाल लेंगे। क्यू अपॉन टी से, क्यू की वैल्यू अपन हीलियम से निकाल सकते हैं, एन ई से। एन कितना है, 2 है यहाँ पे। ई की वैल्यू ये आता है अपना एम्पियर में, करंट आ जाता है, आर दे रखा है तो वैल्यू इसमें रखते हैं और सॉल्व करते हैं, अपना आंसर आ जाता है। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी कुंडली हैं, आई धारा प्रवाहित हो रही है, इनमें उत्पन्न द्रव क्या है, कॉइल ए कॉइल बी, इनमें करंट दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करेंगे। ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, नियम समझ लेते हैं कि इस प्रकार हमारी उंगलियां हों, ये उंगलियां हैं हमारी हथेली की, ठीक है ना। और ये अपना अंगूठा है, क्या है, अंगूठा। ठीक है ना। तो अंगूठा ऊपर की साइड में, उंगली अपनी कहाँ पर है, करंट की डायरेक्शन में। करंट ऐसे ही तो फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट हमारा इस तरीके से जा रहा है, करंट हमारा कैसे जा रहा है, इस तरीके से। तो उंगली भी हमारी इस तरीके से ही की है हमने, दाएं हाथ की हथेली यहाँ पे अपन रखेंगे, जैसे मैंने बताया है, इस प्रकार से उंगली अपनी करंट की डायरेक्शन। तो अंगूठा कहाँ होगा, ऊपर आएगा। अंगूठा कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर मतलब कागज के लंबवत बाहर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं वो अंगूठे की डायरेक्शन में होती है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ बाहर निकल रही है तो क्या हुआ, निकलने का मतलब होता है एन ध्रुव, निकलने का मतलब क्या होता है, एन ध्रुव। अब इस फिगर में और इस फिगर में कंपेरिजन हम कर सकते हैं, दोनों फिगरों में क्या है, यहाँ यदि एन फिगर, एन पोल क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस ध्रुव होगा। उल्टी दिशा में डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एस ध्रुव। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि कॉइल ए में एन ध्रुव है, कॉइल बी में क्या है, एस ध्रुव है। तो ए में एन और बी में एस। ठीक है ना। ये अपना ऑप्शन ये सही है इसमें। ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली, याद रखना उंगलियां होती है ना, वो कहाँ होती हैं, उंगलियां होती हैं करंट की डायरेक्शन में। तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताता है। तो यहाँ पे हमने दायां हाथ यूज किया है। तो हमारी उंगलियां करंट की डायरेक्शन में थी, अंगूठा ऊपर की साइड का। ठीक है ना। यहाँ पे आप रख के देखिए इस पर हथेली को, तो उंगलियां अपनी इस एरो के साथ होनी चाहिए, एरो की क्या होनी चाहिए, साथ। कौन से एरो के साथ होनी चाहिए, इस एरो की उंगली साथ होनी चाहिए। इस प्रकार से उंगली रखना, अपनी हथेली को रखना, तो अंगूठा ऊपर होगा। ठीक है ना। तो मिला के यहाँ पे अंगूठा ऊपर है, इसका मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखा इसमें से बाहर निकल रही है, तो ना से निकलना ना से नॉर्थ पोल है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें एन ध्रुव है, तो इसमें इसका अपोजिट क्या होगा, एस ध्रुव। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में गतिशील, हाइड्रोजन का एटम है अपना, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसकी जो रेडियस है प्रथम कक्षा की वो कितनी है, वो दे रखी है अपनी 0.23, सॉरी 0.53 एंगस्ट्रॉम। और इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो भी दे रखी है, ठीक है ना। और ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण। इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय गुण होता है वो होता है कैपिटल एम बराबर 1/2 EV/r, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, हाँ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू 2.2 × 10⁻⁻6 इंटू आर दे रखी है 0.53 × 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10, ठीक है ना। 10⁻−10, ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं, दो से ये 1.1 बार कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, 0.53 का 1.1 से गुणा कर लेते हैं तो वही आएगा, लेकिन पॉइंट एक डिजिट और खिसक जाएगा जीरो की तरफ, तो ये आता है 1.6 इंटू 0. मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 1.6 इंटू 1.1 इंटू 0.53 इंटू पावर ऐड कर लेते हैं, माइनस की 19 और माइनस की 10, माइनस के 29 हो जा रही है, माइनस की कितनी हो रही है 29, 29 में से 6 जाएंगी तो 10⁻−23, ठीक है ना। और इनका अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय गुण ज्ञात कर लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट एक बार एक दूसरी जगह यूज किया है हमने, जगह कौन सी है, वो है प्रतचुंबकीय पदार्थ। थोड़ा मैं उसे यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं चलते चलते। प्रतचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं, कैसे होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और विपरीत चक्कर वाले होते हैं, एक इधर चक्कर मारेगा तो एक इधर। इनकी स्पीड सेम होती है, रेडियस सेम होती है, और इनका जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वो सेम है ही, आवेश का मान। तो जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। लेकिन जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो इनके कक्षीय वेगों में अंतर हो जाता है, फिर V1 और V2 बराबर नहीं रहते हैं। तो 1/2 EVR एक इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा, 1/2 EVR एक इलेक्ट्रॉन का कम होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप जो फाइनल मैग अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं ना, तो वो बचता है लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ बचता है, विपरीत दिशा में, इसीलिए ये प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। डिटेल के लिए अपन इस चैप्टर की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना चुंबकत्व के लिए गाउस नियम लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स जीरो होता है, फ्लक्स क्षेत्र का क्षेत्र से अदिश गुणा चुंबकीय क्षेत्र गुणा डॉट वाला और साथ में बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का गुणा क्षेत्रफल सदिश। दोनों का जो अदिश गुणा होता है वो फ्लक्स को शो करता है, वो जीरो आता है। तो बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल का आता है जीरो। ये ऑप्शन अपना सही है, ये नहीं है, गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दोनों में इनमें तो विद्युत क्षेत्र आए तो हो ही नहीं सकते हैं। और ये रेखा समाकलन में चुंबकीय फ्लक्स थोड़ी है ना, गाउस के नियम से हमेशा चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करते हो बी डी ए वेक्टर
इक्वल 0, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, अगले क्वेश्चन में EDR तुल्य होगा, इसमें लिमिट दे रखा है अनंत से R और EDR। वैसे जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, FDR। अगर बल के अगेंस्ट हम कार्य कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है FDR, ठीक है ना, माइनस के। लेकिन E बराबर होता है F अपॉन क्यू। अगर Q की वैल्यू 1 रखें, अपन Q की वैल्यू कितनी रखें, 1 से Q को रिप्लेस करें तो E बराबर F आ जाता है। तब एक कूलम के लिए E और F बराबर हो जाते हैं तो माइनस के EDR लिख सकते हैं। तो EDR एक कूलम को DR दूरी तक विस्थापित करने का कार्य है, और कहाँ से कहाँ तक किया है, अनंत से R दूरी तक। तो ये तो डेफिनेशन होगी विभव की। तो कुल मिला के यहाँ ये विभव को यहाँ शो कर रहा है, अनंत से R दूरी तक एक कूलम आवेश को लाने का कार्य है। तो वो क्या कहलाता है, विभव, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लिए, किस पदार्थ के लिए काइएम चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस की होती है और म्यू आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 होती है। तो माइनस की और 0 ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अतिचालक पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के पदार्थों में नाम ही उनका दो नाम है और पदार्थ एक ही होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपन कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा है तो वो तो अभी इसमें लिखा है, ये रहा माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का चुंबकीय प्रवृत्ति अर्धचालक पदार्थों के लिए और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए माइनस की होती है। कैसी होती है, माइनस की। तो मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, मुक्त आकाश की, तो मुक्त आकाश की होती है 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक। तो अभी तो सॉल्व किया है, ऋणात्मक किसके लिए होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है ना। किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1.0001 है, ठीक है ना। तो पदार्थ कितना होगा, तो ये अधिक नहीं है। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू आर होती है। क्या होती है, म्यू आर। यदि ये बहुत अधिक है तो पदार्थ होता है लो चुंबकीय। यदि ये थोड़ी है, अल्प और धनात्मक, अल्प और धनात्मक, अल्प और धनात्मक है, तो क्या होती है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। और ऊपर के में कौन सा सही था, ऋणात्मक है तो चुंबकीय प्रवृत्ति काइए में अगर ऋणात्मक दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू है, तो वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है ना। लो चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या, तो इसे भी समझ लेते हैं क्या होती है ये आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो ये होती है म्यू आर बराबर म्यू एम बटे म्यू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ अपन बात करें चुंबकीय बल रेखाओं की, ये चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर कोई पदार्थ रख रहा हूँ तो ये पड़ोस की लाइनें भी, कौन सी लाइन है, ये जो पड़ोस की लाइन है ऊपर नीचे वाली, ये लाइनें भी मुड़कर इस पदार्थ में से गुजरेंगी, इस पदार्थ में से गुजरेंगी। तो म्यू एम म्यू जीरो की तुलना में अधिक। अभी यहाँ ये पदार्थ है नहीं, मान लो अभी यहाँ पर हमने कोई पदार्थ नहीं रखा है, ये जो लाइन है ये हवा की और या निर्वात की उपस्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं को शो कर रही है। लेकिन यदि अपन एक पदार्थ रख दें, अपन क्या रख दें, एक पदार्थ रख दें, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे मैं एक पदार्थ रख देता हूँ, ये पदार्थ, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये जो सारी लाइनें हैं ये सब संकुचित होकर इस पदार्थ में से अंदर होकर गुजरेंगी, अंदर होकर गुजरेंगी। तो हवा की तुलना में यहाँ पर पारगम्यता बढ़ जाती है, म्यू एम बड़ा होता है म्यू जीरो से। किससे, म्यू एम बड़ा होता है म्यू जीरो से, ठीक है ना। तो ये बड़ा है तो आंसर एक से अधिक आएगा, आंसर कैसा आएगा, एक से अधिक आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर लो चुंबकीय पदार्थ होता तो जितनी भी और दूर दूर तक लाइन होती हैं ऊपर तक, वो सारी लाइनें भी मुड़कर उसी में से गुजरती, तो म्यू आर बहुत ज्यादा हो जाता है। म्यू आर कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा, लो चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है लो चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या होगी, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता क्या होगी। तो एक से बहुत अधिक होती है, एक से कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। ये किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, ठीक है ना। और ये किसके लिए थी,
लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए बहुत अधिक है तो लोह चुंबक के लिए, और अल्प है तो अनचुंबकीय के लिए, याद रखना है ना। अपना अगला क्वेश्चन है 17 है, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है पढ़ते हैं। Q1 प्लस Q2 इक्वल 0, दो आवेश हैं जिनका ऐड कितना है, 0 है। तब दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या है, बल की प्रकृति क्या है, कि इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा या कोई बल नहीं लगेगा, वो हमें बताना है। इसे अपन समझते हैं। Q1 प्लस Q2 इक्वल 0, इसे सॉल्व करेंगे तो Q1 बराबर आता है माइनस के Q2। तो यहाँ क्लियर हो जाता है दोनों आवेश बराबर मान के हैं, लेकिन उनकी नेचर है वो अपोजिट है। नेचर कैसी है, अपोजिट है। Q1 और Q2 की नेचर कैसी है, अपोजिट। जब दो आवेश अपोजिट नेचर के होते हैं तो उनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है Q1 डॉट Q2 इज लेस देन 0, तब इनके मध्य बल कौन सा होगा वो हमें बताना है, आकर्षण प्रतिकर्षण, या इनके बीच में कोई नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई है, Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। कितना है, सॉरी 0 से छोटा है। Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई कैसा है, 0 से छोटा। तब इनके बीच में कौन सा बल लगेगा ये सोचना है हमें। तो यहाँ पर आवेश जो अपने हैं Q1 और Q2 वो कैसी नेचर के हैं वो हमें पता होना चाहिए, तब हम बल के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ 0 से छोटा उनका मल्टीप्लाई है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक आवेश पहले वाला प्लस का हो सकता है और साथ में दूसरा वाला माइनस का हो सकता है, या पहले वाला माइनस का हो सकता है और दूसरे वाला प्लस का हो सकता है। तब ही इन दोनों सिचुएशन में ही उसका जो मल्टीप्लाई है वो 0 से छोटा आएगा, माइनस का आएगा। तो एक आवेश प्लस का एक आवेश माइनस का होने पर उनका मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा। यानी यहाँ भी दोनों आवेशों की जो नेचर है वो कैसी है, अपोजिट है। तब उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें 19 क्वेश्चन की, Q1 डॉट Q2 इज ग्रेटर देन 0, तब इनके मध्य में कौन सा बल कार्य करेगा। तो यहाँ 0 से बड़ा आंसर आया है, इसका मतलब है या तो दोनों आवेश कैसे होंगे, प्लस के होंगे, या दोनों आवेश कैसे होंगे, माइनस के। तभी ये पॉसिबल है, जब आंसर 0 से कैसा आ सकता है, बड़ा। तो यहाँ दोनों आवेश सेम नेचर के होने चाहिए और सेम नेचर के आवेश होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में, सॉरी, उनके बीच में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा सेम नेचर के होने पर। और यहाँ पर क्या था, असमान नेचर के थे, तब उनके बीच में कौन सा, आकर्षण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना 20, आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है वो हमें बताना है। तो ये हमें याद रखना होगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श वोल्ट एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। एमीटर और वोल्टमीटर के काम तो सबको बताइए। एमिट वोल्टमीटर विभवांतर को मापता है, एमीटर एम्पियर करंट को मेजर करता है। तो जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस अनंत होता है आदर्श होने की स्थिति में, ठीक है ना। और अमीटर जो आदर्श होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, ठीक है ना। अध्रुवीय अणु का एग्जाम्पल इसमें पूछा है, कौन सा है, 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें H2O, ठीक है, ध्रुवीय होता है, एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। इसमें प्लस माइनस दोनों सेपरेट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। NaCl भी ध्रुवीय होता है, HCl भी ध्रुवीय होता है, लेकिन CO2 कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, याद रखना है ना। अब ये दो यूनिट दे रखे हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट बट्टे मीटर और वोल्ट इंटू मीटर। ये किन भौतिक राशियों की मात्रा के, अपने यहाँ पर ABCD में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वोल्ट बट्टे मीटर जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर होता है V/L। तो V का यूनिट हुआ वोल्ट, ठीक है ना, और लेंथ का यूनिट हुआ मीटर, ठीक है। तो वोल्ट बट्टे मीटर, इसका यूनिट हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वोल्ट इंटू मीटर होता है किसका होता है,
फ्लक्स का कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए, ठीक है ना, cos जीरो रखने के बाद आता है ई ए। तो ई का वोल्ट बट्टे मीटर, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचा, वोल्ट इंटू मीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट बट्टे मीटर। कैसे आया एक बार दोबारा देख लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है वोल्ट बट्टे मीटर। तो वोल्ट का वोल्ट सॉरी वेव का हुआ वोल्ट और लेंथ का हुआ मीटर, ठीक है ना। वैसे ही फ्लक्स होता है फाइव बराबर ई है, तो ई का क्या हुआ वोल्ट बट्टे मीटर, और ए का हुआ मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कूलम के नेम में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इसका सीजीएस यूनिट में मान पूछा है, ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट में इसका मान होता है 1। और अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो होता है 9 × 10⁻9 nm स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट में मान होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें अपन 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन है, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और बी हैं। चालक गोलों की त्रिज्या क्या है, ए और बी। इन पर जो पृष्ठावेश घनत्व है वो समान है और इनकी सतह पर तीव्रताओं का अनुपात पूछा हुआ है। तो इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दो गोले बनाएंगे, ये अपना फर्स्ट गोला सेकंड गोला। पहले गोले की त्रिज्या ए है, दूसरे गोले की त्रिज्या बी है, और इन पर आवेश Q1 Q2 मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो दे क्या रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू, ठीक है ना। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका सिग्मा टू है। तो ये लिखेंगे Q/A1, Q/A2। जैसे और सॉल्व करें अपन तो Q1/Q2 क्या आ जाता है, Q1/Q2 बराबर आ जाता है अपना A1/Q1, यहाँ Q2 आ जाएगा अपन में, तो Q1/Q2 बराबर A1/A2। तो Q1/Q2 बराबर आया अपना 4 पाई A² अपॉन 4 पाई B²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो Q1/Q2 क्या हो गया, A² बटे B²। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रताओं का अनुपात फाइंड आउट करना है, E1/E2 फाइंड आउट करना है, E1/E2। तो के Q1/A² के Q2/B², के से के कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, Q1B²/Q2A², ठीक है ना। Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ ये वाली रखे हैं अपन, ये वैल्यू यहाँ रखे हैं। Q1/Q2 की वैल्यू कौन सी, A² अपॉन B² रखे हैं, तो वो कैंसिल होने पर आंसर क्या आएगा, 1:1 आ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। सेम इसी के जैसा सवाल अगला है 25। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं ए और बी है, इन पर आवेश समान है। क्या समान है, आवेश। यहाँ पर क्या समान दे रखा है, आवेश समान दे रखा है। क्या दे रखा है, आवेश समान दे रखा है। इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो ये नॉर्मली है, ठीक है ना। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। E1/E2 फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है। के Q1 क्यू समान है, बनने लगाएंगे, अपॉन A² KQ/B²। के क्यू कैंसिल हो जाएगा, B²/A²। इसका आंसर कौन सा हुआ, बी। वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। वायु में स्थित, वायु में स्थित कोई आवेश है, वायु में स्थित है, और उसकी वैल्यू है इकाई, एक कूलम आवेश है। कितना आवेश है, एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश है, और वायु में स्थित है। कहाँ स्थित है, वायु में। और फ्लक्स पूछा है हमसे, क्या पूछा है, फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए अपन गाउस नियम लगाते हैं। गाउस नियम क्या होता है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। Q की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है।
ये क्वेश्चन है अपना ग्राफ से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, एक तार है, ठीक है ना, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका 1/r के साथ क्या ग्राफ होता है वो बताना है। तो पहले तार का अपन विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। तार का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तार का विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर 2k λ/r, ठीक है ना। तो यहाँ E 1/r के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल होने पर क्या होता है, देखो अकेला R हमसे बोला जाता तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, व्युत्क्रमानुपाती होता, तब ये वाला ग्राफ, सॉरी, तब इस टाइप का ग्राफ आता R और E के बीच में व्युत्क्रमानुपाती के लिए, ई और आर में। लेकिन यहाँ 1/r में पूछा है तो वो प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। इन दिस क्वेश्चन वी रीड, क्या दे रखा है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 nm² सॉरी nm²/c है, और निर्गत फ्लक्स 800, ठीक है ना, nm²/c है। तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा, पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक तो फाई इंटर वाला होगा, एक आउटपुट में कितना प्राप्त हुआ है, इनपुट वाला और आउटपुट वाला, ठीक है ना। दो फ्लक्स है अपने, कितने फ्लक्स हैं, दो फ्लक्स है। इनपुट कितना फ्लक्स हुआ है, वो है 400 nm²/c, और जो आउटपुट हुआ है वो कितना है 800 nm²/c, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंटर्ड फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। किसे लिया जाता है, नेगेटिव, ठीक है ना। क्यों लिया जाता है उसका रीजन भी अपन डिस्कस करेंगे। और जो निर्गत फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। किस लिया जाता है, तो यहाँ नेट फ्लक्स कितना आता है, फाई नेट आता है 400 nm²/c, सॉरी ये गलत दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन आवेश फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फाई की वैल्यू होती है Q/ε0, ठीक। यहाँ अपन ε0 की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है, Q बराबर आता है 400 इंटू 8.85 10⁻⁻12, ठीक है ना। ये ε0 की वैल्यू है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो यहाँ पे दो जीरो इसमें से कम कर देंगे, 400 वाली, तो 10 बचेगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4×5 = 20 की जीरो, लाई 2, 4×8 = 32, 32 और 2 कितना होता है, 34 होता है, 34 होता है, 4 लाई 3, 4×8 = 32 और 3 35, तो पॉइंट कितने बार, दो रिटर्न, ये आ जाता है आंसर अपना, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद गुलाम में आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें दे रखा है क्यू आवेश आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर रखा है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0। तो यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता है, कितना बड़ा गोला है, कितना बड़ा कोई क्यूब है, वो मैटर नहीं करता है, यहाँ फ्लक्स समान रहता है, ठीक है ना। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द 3D शेप, ठीक है ना। तो ये जो 3D अपनी आकृति उसके आकार पर फ्लक्स का मान क्या नहीं करता है, साइज पर उसका डिपेंड नहीं करता है, सॉरी शेप नहीं साइज, ठीक है। छोटा बड़ा कैसा भी हो, यदि आवेश गोले के अंदर घन के अंदर रखा है तो फ्लक्स Q/ε0 ही रहता है, समान रहता है फ्लक्स, ठीक है। त्रिज्या दोगुनी करने पर कोई चेंज नहीं होगा। माध्यम में आवेश रखने पर विभव क्या पड़ता है, तो विभव होता है Vm बराबर V0/ε0, घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। माध्यम की विषमधारता पर, तो ये थोड़ा अपोजिट है, यहाँ बढ़ती धारता Cm बराबर C0 × ठीक है ना। तो धारता हमेशा बढ़ती है माध्यम की वजह से, ठीक है ना। माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों के दोनों घटते हैं, दोनों के दोनों
घटते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार वेव डिपेंड करता है उसी प्रकार से कौन डिपेंड करता है, धारिता, सॉरी, विभव, और साथ में विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल, ये तीनों सेम तरीके से माध्यम की वजह से प्रभावित होते हैं, घटते हैं, जबकि धारिता बढ़ती है, याद रखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, प्रतिरोध के निर्भर करता है तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, ताप पर, सभी पर। तो इसका आंसर होगा सभी पर, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोध क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसकी क्या होता है, विद्युत समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ताप पर भी निर्भर करता है। चालक की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है, सॉरी, चालक की प्रतिरोध निर्भर करती है केवल ताप पर, इसमें ये रखना है। प्रतिरोधकता पदार्थ का एक आधारभूत गुण होता है जो लंबाई, मोटाई, तार की विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, केवल ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अर्धचालक की प्रतिरोधकता का ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक की प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना, और चालकता पूछे तो बढ़ती है। यह चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन है 36 है, cos फाइव बराबर एक दे रखा है, ये आई नहीं है, एक है, तो एसी परिपथ होगा, तो cos फाइव बराबर एक कब आ सकता है, जब फाइव बराबर जीरो हो। जब cos फाइव बराबर एक दे रखा है, शक्ति गुणांक एक है, इसका मतलब फाइव बराबर जीरो होगा, और फाइव बराबर जीरो किसमें होता है, आर सर्किट में, किसमें, आर सर्किट में, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एच न्यू, और न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लेमड़ा, न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लेमड़ा, तो आंसर आता है एच सी बटे लेमड़ा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, वो होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, देखो इसमें प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का होता है और सीधा आभासी होता है, तो प्लस की होगी, कैसी होगी, प्लस की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो ये सही ऑप्शन है, विवर्तक का आकार लगभग तरंग दैर्ध्य के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, ठीक है ना, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 1.227 दे रखा है, लेकिन यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में यूनिट होता है तो 12.27 होता है, तो ये तो अपना ऑप्शन है ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये नैनोमीटर दे रखा है, इसका मतलब इसे अपन सॉल्व कर देख लेते हैं। वैसे हम जानते हैं 12.27 अपॉन अंडर में वी और 10 की घात -10 मीटर होता है ना। तो एक जीरो यहाँ से अपन नीचे ले आए तो 1.227 हो जाएगा, और यहाँ 10 की घात 9 बचेंगे, तो ये ऑप्शन सही है। 10 की घात 9 से अपन क्या बोल देंगे, नैनोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इसका पथ क्या होगा, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जाता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाता है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है और इसी प्रकार से इंटर हुआ है, तो उसका पथ सरल रेखीय होता है। और यदि आवेश थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण होता है, तब उसका पथ कैसा होता है, कुंडलिनी होता है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 90 डिग्री पे वृत्तीय, 0 डिग्री पर सरल रेखीय, और न्यून कोण होने पर, न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा होने पर जो पथ होता है वो कुंडलिनी होता है, सर्पिलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय विखंडन होता है मंदगामी न्यूट्रॉन से, तीव्रगामी न्यूट्रॉन से, दोनों से, किसी से भी नहीं। तो यहाँ मंदगामी न्यूट्रॉन सही है। मंदगामी न्यूट्रॉन क्या होता है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें मंदगामी न्यूट्रॉन या तापी न्यूट्रॉन कहते हैं। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो हम जानते हैं घनत्व नहीं बदलती है, आयतन बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, बंधन ऊर्जा बदलेगी, ठीक है ना, लेकिन घनत्व नहीं बदलता है। विद्युत परिपथ में संधारित्र कौन से क्रम, साधित्र, सॉरी, साधित्र मतलब उपकरण, डिवाइसेस किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो वो सभी के सभी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं, ताकि सभी को प्रचालित होने के लिए समान वोल्टता मिल सके, ठीक है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स में कलांतर कितना होता है, पाई2 होता है, याद रखना।
कुंडली जब घूर्णन करती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां जो प्रेरित विद्युत आकर्षण जनरेट होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल जनरेट करता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक वो टेस्ला होता है। 1/√LC की विमा और मात्रक क्या होंगे? तो 1/√LC होता क्या है? 1/√LC ओमेगा आर कोणीय आवृत्ति होता है। ठीक है ना। तो कोणीय आवृत्ति होता है रेडियन बट्टे सेकंड, इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है 2 पाई/टी। ठीक है ना, 2 पाई एंगल है रेडियन, टाइम का सेकंड, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। R/L तो ये होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बराबर R/L। तो ये भी कोणीय आवृत्ति है, तो इसका भी सेम वही होगा। ठीक है ना, रेडियन बट्टे सेकंड होगा, और उसकी विमा भी अपन निकाल सकते हैं, T-1 आती है दोनों की विमा। ठीक है ना। ये क्या है, ये मात्रक ही अनुदैर्ध्य राशि है, इसे n से शो करते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना। n वो होता है माध्यम केंद्र प्रकाश की चाल v बराबर c/n। ठीक है ना, v बराबर c/n, n का यहाँ वैल्यू होता है अंडर में म्यू आर एप्सिलॉन, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।